Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So in today's session we are going to discuss very important MCQs और ये हमारी business economics वाली यूनिट से MCQ होने वाले हैं for UGC NET paper 2 commerce. चलिए without any further delay let's get started. But before starting let me tell you कि इसके जो PYQs है हमने दिसंबर 2024 वाले ऑलरेडी कर लिए हैं. प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप चेक कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन के अंदर यू विल गेट द प्लेलिस्ट. ठीक है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं. तो आई एम ट्राइंग कि ईयर टू ईयर मैं यूनिट टू यूनिट आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं, PYQs प्रोवाइड करवा सकूं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए. क्योंकि काफ़ी बार PYQs आते हैं और डायरेक्टली देखने को मिलते हैं. जैसे जैसे हम PYQs करेंगे ना आपको पता चलेगा कि PYQs डायरेक्टली भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. सो वी मस्ट डू द PYQs. और सबसे पहली चीज़ यही रहती है कि वी मस्ट डू पेपर एनालिसिस, PYQ एनालिसिस एंड देन अपने सिलेबस को देखो और उसके बाद अपनी शुरुआत करो प्रिपरेशन की. चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Which one of the following is not a basic property of indifference curve? Indifference curve की property इनमें से कौन सी नहीं है? Indifference curve slopes downwards to right. Yes, absolutely right, and it is convex to the origin. The reason behind this is diminishing marginal rate of substitution. Indifference curve of imperfect substitutes are convex to the origin. Absolutely right. Imperfect substitutes का convex भी हो सकता है and as well as concave भी हो सकता है. ठीक है, मीनिंग ऐसा कनकेव कब होगा? जब IMRS होगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा. व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? द रेट एट विच वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर गुड. इसका जो हमारे पास रहेगा रेशियो रहेगा वो किस फॉर्म में रहता है कि इफ वी आर हैविंग वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी तो हमें y को एक से रिड्यूस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. एंड ये जो सेक्रीफाइस का रेट है ना ये बढ़ता रहता है whenever we increase the consumption of x good. ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है एंड देन 3 है. तो यानी कि there is increasing marginal rate of substitution. We need to sacrifice more and more of good y for more good of x, one more unit of x. ठीक है, ये रहता है. So ये दोनों केसेस में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस केसेस में डिमिनिशिंग है यानी कि 3:1, 2:1, 1:1 यानी कि for every additional unit of x commodity you need to sacrifice less and less units of commodity y. ये होता है diminishing marginal rate of substitution. तो इस केस में भी आपके जो दोनों गुड्स है ना वो imperfect substitutes हैं. They are substitutes of each other but they are not perfect substitutes of each other. Perfect substitutes में क्या होगा? 1:1, 1:1, 1:1 यानी कि कांस्टेंट MRS रहेगी आपकी वहां पर और इसका जो कर्व बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बनेगा. डन होता है. चलिए फर्स्ट डन है, सेकंड सही है. Indifference curve either intersect or are tangents to one another. नहीं, one another के टेंजेंट नहीं होता है, वो बजट लाइन के टेंजेंट होता है. प्लस इंटरसेक्ट नहीं करता है इंडिफरेंस कर्व हमारा. तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्यों नहीं करता है? प्रूव करने की जरूरत है. चलो कर देता हूं. आइए, एक इंडिफरेंस कर्व हमने लगा लिया, ये वाला है IC1 लेट्स से एंड हियर इट इज द IC2. ये हमारे पास IC2 है. दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग. एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं. दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट एंड दिस इज द C पॉइंट. इजी है. नाउ IC बोलता क्या है हमें? IC बोलता है कि every point on IC curve is equal to each other because they are providing us the same level of satisfaction, है ना. तो IC1 A equal to C होगा. IC2 में क्या है? IC2 में A equal to B होगा. तो इस कायदे से B equal to C होना चाहिए बट B equal to C तो है ही नहीं. क्यों नहीं है? Because here you are having this much quantity of X. Whenever you talk about B तो हमारे पास X की जो Y की जो commodity है वो इतनी आ रही है. But when we go to X we are having less commodities of what? Less units of commodity Y. तो एक assumption हमारी यहाँ पर ये रहती है कि the consumer wants more units. The consumer prefer more units as compared to less units. ठीक है, तो इसकी वजह से satisfaction कहाँ पर कम मिल रहा होगा? C वाले पर कम मिल रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, so it doesn't hold good, है ना. The third option is the right option. Let's now move forward. Which one of the following is not true about the relationship between average cost and marginal cost? तो business economics में आपने क्या करना है? You guys need to remember the curves. ठीक है, दी डायग्राम्स. तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक. बिगिनिंग यानी कि अपना PPC कर्व का डायग्राम कैसा होता है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा रहता है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे अपना डिमांड का कर्व कैसा रहता है, IC का कर्व कैसा रहता है,
और उसी के अंदर आईसी वाले चैप्टर के अंदर भी कुछ कर्व्स हैं, वो कैसे रहते हैं, एंगल्स कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा रहता है, उसके बाद रिलेशनशिप टीपी एमपी की कैसे रहती है, एपी की कैसे रहती है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप तभी आपका ना जो आंसर है वो बहुत इजीली निकल आएगा। यू गाइस, मतलब आपको समझ नहीं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं वहां पर वेस्ट करना पड़ेगा। अगर यू गाइस रिमेंबर दी डायग्राम, यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब मैं इसको हिंदी में भी लेकर आया हूं, मैं हिंदी में क्यों लेकर आया हूं, एक एम्बिग्विटी है यहाँ पर, अभी चेक करते हैं। पहले एसी और एमसी का कर्व बना लेते हैं, जनरल वाला एसी और एमसी का कर्व। एमसी कुछ इस प्रकार से है और एसी हमारा कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, दिस इज एसी एंड दिस इज एमसी। ये जनरल केस में है, नॉर्मल केसेस में हमने ये बना लिया है। व्हेन एमसी इज फॉलिंग, the rate of fall in MC is greater than that of AC. Yes, the rate of fall in AC is greater than the rate of fall in AC. MC का जो रेट है गिरने का वो ज्यादा है as compared to the rate of fall in AC. This is absolutely true and it is visible as well. है ना, visible भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। हमसे पूछा है which is not true. ट्रू इनमें से कौन सा नहीं है। When MC increases, AC also increases at a lower rate. जब MC बढ़ता है AC also increases at a lower rate. जब MC बढ़ता है यहां पर, ठीक है, यहां पर MC बढ़ रहा है, AC also increases at a lower rate. Yes, this is also true because यहां पर ना MC इस तरफ है, which means it is increasing at higher rate as compared to AC. AC increase तो कर रहा है but वो lower rate से increase कर रहा है. This is also true. However, there is a range of output where MC begins to increase while AC continue to decrease. ये बोल रहे हैं कि ऐसा रेंज ऑफ आउटपुट भी है जहां पर MC शुरुआत करता है इंक्रीज करना, ये देखो यहां से शुरुआत कर रहा है इंक्रीज करना, वाइल AC कंटिन्यू टू डिक्रीज, और AC इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, डिक्लाइन ही कर रहा है। यस, वो आउटपुट की रेंज है, ये रही वो आउटपुट की रेंज। फर्स्ट और सेकंड दोनों डन है, ये हमारे सही है। व्हेन AC इज कांस्टेंट, AC इज लेस देन MC। AC कांस्टेंट लगभग लगभग यहां पर है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग इज AC इज लेस देन MC, व्हिच इज नॉट ट्रू बिकॉज इसके कांस्टेंट पे ऐसा फील होता है कि दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। तो ये है, ये लग रहा है मुझे कि ट्रू आंसर हो सकता है। एक बार के लिए इसको पॉज करेंगे, अब आगे वाले पे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है, MC कर्व इंटरसेक्ट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम। किसका, इट्स किसका, अब जैसे हिंदी करो इसकी, MC वक्र अपने न्यूनतम पर AC वक्र को काटता है। MC कर्व अपने न्यूनतम पर, MC कर्व अपने न्यूनतम पर AC वक्र को काट रहा है, नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। MC कर्व AC के न्यूनतम पर उसे काटता है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो देयर इज एन एम्बिग्विटी, इसकी इंग्लिश में एम्बिग्विटी है, और या फिर इसने हिंदी जो किया है, या इसमें कुछ एम्बिग्विटी मुझे लग रही है। बट हाँ, मतलब ये चीज अगर सही थी, अगर इन्होंने बोला होता कि ये वाला सीन है कि AC के मिनिमम पर MC काट रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, तो ये मान के चलेंगे कि ये हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि इनका तात्पर्य वो था, वही था, ऐसा मान के चल लेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बट इसकी हिंदी से हमें ये समझ नहीं आ रहा, हिंदी से हमें ये समझ में आ रहा था। ठीक है, डन होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द अप्रोप्रिएट आंसर हियर। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। दिस इज अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट टॉपिक आपका जो है सिलेबस के अंदर, वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर 3 स्ट्रेटेजी वहां पर लिखी गई है, स्कीमिंग, पीक लोड एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है, मेरा कॉमर्स से रिलेटेड चल रहा है, UGC नेट, NTA UGC नेट कॉमर्स यानी कि पेपर 2 से रिगार्डिंग बैच चल रहा है। ठीक है, करंटली इट इज अवेलेबल, मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें करवाई है। वहां पर मैंने क्या करवाया है, ये वाला जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ना, और जो बच्चे पेड स्टूडेंट्स है सुन लो, तो वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मैंने यहीं पर सारी करवा दी है, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला सिलेबस एज वेल, तो मैंने यहीं पर करवा दिया वो। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो प्राइसिंग जब भी पढ़ोगे वहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट में, प्लीज रेफर बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट का चीजें। ठीक है, तो ये पेड स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आपको बता देता हूँ, इफ यू आर न्यू हेयर, UGC नेट कॉमर्स की क्लासेस चल रही है, एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, एंड आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, है ना। तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, 8816873064। इस पर आपको करना है व्हाट्सएप करके यू कैन टेक क्वेरीज रिगार्डिंग UGC नेट कॉमर्स बैच जो मैं चला रहा हूँ। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और बहुत मिनिमल अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ 999 है, और कहीं नहीं मिलेगा, और वैलिडिटी भी उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, एनीवेज
इफ यू वांट, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने जो प्राइवेट बैच है उसमें सिर्फ कम बच्चे रखता हूँ, दैट इज वाई बहुत मिनिमम बच्चे रहते हैं वहां पर और सीरियस बच्चे रहते हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रॉपरली और अफोर्डेबिलिटी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, आपके पास इतना फाइनेंशियल नहीं है, बट यू आर अ कैंडिडेट जो चाहता है इस एग्जाम को निकालना, देन यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर बैच। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे जाके फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे जाके फिर अमाउंट बढ़ जाएगा, तो देख लेना। एनीवेज, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी पहले समझ लेते हैं कि स्कीमिंग, पेनिट्रेशन और ये सारी चीजें क्या है। स्कीमिंग प्राइस क्या बोलती है कि वी आर चार्जिंग, वी विल एंटर इनटू द मार्केट विद एन हाई इनिशियल प्राइस। एक हाई इनिशियल प्राइस पर हम एंटर करेंगे मार्केट में, बिकॉज वी हैव डन, वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड और वी हैव मेड एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, एंड दैट इज वाई वी हैव क्रिएटेड अ यूनिक प्रोडक्ट जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। सो वी आर द वंस हु कैन गो और who will go at a higher price because we have to recover that particular amount जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने खर्च किया है ना। ये सारी चीजें होती है स्कीमिंग के अंदर। पेनिट्रेशन क्या है कि ऑलरेडी देयर कंपेटिटर्स इन द मार्केट हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स व्हिच इज सिमिलर टू योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोग एंटर कर रहे हो इनटू द मार्केट, आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, सो यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट विद अ लो प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, तो आप ये वाली एंट्री स्ट्रेटजी अपनाते हो। तो पेनिट्रेशन ही हो गया। पीक लोड क्या होता है, जिस टाइम पीरियड में आपकी डिमांड हाईएस्ट है वहां पर ज्यादा चार्ज कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जाते हो शिमला विमला या जो भी है, मनाली एंड ऑल, सर्दियों में जाओगे तो वहां पे क्या रहता है, डिमांड ज्यादा रहती है, तो होटल्स के प्राइसेस भी मेरे ख्याल से ज्यादा रहेंगे, है ना। तो पीक लोड प्राइसिंग वो हो गया कि जिस समय डिमांड ज्यादा है उस समय लगा दो भाई, ठीक है। दिस इज इट। डंपिंग आपको पता ही है क्या होता है। डंपिंग, प्राइसिंग पॉलिसी को छोड़ो, डंपिंग को बताओ क्या होता है। डंपिंग, व्हाट इज डंपिंग? व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट विद अ वेरी लो प्राइस, आप डंप कर रहे हो अपना माल वहां पे, बस सिंपल एज दैट। चलो पढ़ते हैं। स्कीमिंग कहां पर लगेगी? वेयर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉन स्टोरेबल, वेयर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, है ना। तो ए का हो जाएगा सेकंड, बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, वी आर एंटरिंग इनटू द मार्केट और हमारे प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। देयर आर नो सच कॉम्पिटिटर्स इनटू द मार्केट व्हिच इज अवेलेबल राइट नाउ, जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू अ मार्केट विद अ यूनिक प्रोडक्ट। पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी क्या है? Substitutes of new products are available, so we have to enter into the market with the lower price. तो A का सेकेंड, B का फोर्थ, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऐसे भी कर सकते हो। और पीक लोड प्राइसिंग कौन सी है? सी का हो जाएगा वन, नॉन स्टोरेबल है। और डंपिंग प्राइस पॉलिसी क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टिंग गुड्स एट अ लोअर प्राइस than the domestic price. Very nice. Fourth is the right option. Let's move forward. Which among the following is the correct income elasticity of petrol consumption from the following information? So we need to find out the income elasticity. ठीक है, तो income elasticity का सबसे पहले भागते हुए फॉर्मूला लिख लेंगे। What is the formula? Y divided by quantity into में change in quantity divided by change in Y। बाहर प्लस का साइन ही आएगा, कोई नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, बिकॉज इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जनरली पॉजिटिव रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि गवर्नमेंट ने डीए बढ़ा दिया 10% से, एज अ रिजल्ट एवरेज मंथली सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इंक्रीज हो गई है 20K से 22K पे चली गई है। तो सैलरी लोगों की 20,000 से 22,000 पे चली गई है। वेरी वेल डन। फॉलोइंग द पे हाइक मंथली पेट्रोल कंजम्पशन, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल की, है ना, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है 150 से पर मंथ से 165 पर मंथ। ये आ गया आपका। ये ऐसे टेबल फॉर्म में उतार लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। दिस इज नथिंग, ये आपके लिए कुछ नहीं है। 10% DAVA ये कुछ नहीं है। इसका इम्पैक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट था, जो ये है, जो हमने टेबल में उतार लिया है। दिस इज द इनिशियल इनकम, यानी कि 20,000 डिवाइड बाय क्यू, क्यू क्या है 150, इनटू में चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इज दिस वन, तो 15 का चेंज है, डिवाइड बाय चेंज इन सैलरी यानी कि चेंज इन इनकम 2000 का है। तो ये गया 1 पे, ये गया 10 पे, ये गया 0 से 0, ये गया 1 पे, ये गया 1 पे। तो 1 इज द 1 is the answer. Let's now move forward. Arrange the following steps of decision making in application of economics in business decision making from starting to end. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपको मैंने, अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट है तो मैंने करवा रखा है। बिजनेस इको का एक बेसिक, हम ऐसा बोलते हैं, प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? वेरिन आप क्या करते हो, आप इकोनॉमिक थ्योरी को फाइंड आउट करते हो, इकोनॉमिक थ्योरी को देखते हो, एंड साइमल्टेनियसली यू विल अप्लाई देयर द इकोनोमेट्रिक्स। डिसीजन साइंसेस भी उसे बोलते हैं, डिसीजन
साइंसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें तुम लिख सकते हो इकोनोमेट्रिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब। इकोनॉमिक थ्योरी में यू विल से कि भाई जो प्रॉब्लम है हमारी, यू विल फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड यू विल से कि माइक्रो है या मैक्रो है, एंड देन यू विल अप्लाई दी एनालिसिस सॉरी, ठीक है। ये अप्लाई करते हो तो प्रॉब्लम का यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट, यू आर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। एक्शंस को फाइंड आउट कर रहे होते हो आप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस को फाइंड आउट कर रहे होते हो, उनमें से उनका इवेल्युएट करते हो एक्शंस का, एंड देन यू विल चूज द बेटर बेस्ट वन, बेस्ट एक्शन, एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंट करने के बाद यू विल ट्राई टू कंट्रोल इट। कंट्रोलिंग का प्रोसेस पता है ना तुम्हें, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना एंड देन फाइंड आउट द वेरिएंसेस एंड देन टेक करेक्टिव मेजर्स फॉर दैट। तो वो सीन चलता रहता है। बट स्टार्टिंग में क्या करते हो सर, स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में यू विल डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? Is your objective is to increase the profit of the company, of the firm, or may it be कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। तो ई वुड बी द फर्स्ट वन। ई फर्स्ट वन है आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिलेटेड इशू, कि भाई कॉस्ट इतनी क्यों आ रही है। थर्ड आ गया हमारे पास कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट डेटा, ठीक है। फिर कोर्सेज ऑफ एक्शन को पता करो and then select the best course of action। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफी बार रिपीट हो रहा है, देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट assumption ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल इनपुट। एक बारी मैं कैमरा चेक कर लूं अपने, एक सेकंड बस, ठीक है ना, सही है भाई, चलो। हाँ, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में पूछ रहा है, ऑफ वेरिएबल इनपुट, कौन सी करेक्ट assumption है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ओहो कैमरा बंद हो गया, एक सेकंड बस होल्ड कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, क्योंकि वो ही नहीं पता चलेगा तो कैसे करोगे, है ना। वेट अ मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार कैमरा सही कर लूँ। वेट अ मिनट। चलो चलो चलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स सोचो पहले क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको, अगर करा हुआ है तो वेल डन है, नहीं करा हुआ है तो आ जाओ करवाता हूँ, इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट, ये एक जनरली शॉर्ट रन कंसेप्ट है। शॉर्ट रन कंसेप्ट का क्या मतलब है, जहां पर दो वेरिएबल्स होंगे, आपके वेरिएबल फैक्टर होंगे एंड आपके फिक्स्ड फैक्टर होंगे, ये वाला एक कंसेप्ट है। जहां पर क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि व्हेनेवर यू कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विद अ फिक्स्ड फैक्टर, उससे मिलता हुआ जो, उससे निकला हुआ जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, वो कम होता जाएगा। या फिर इसको टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो कि पहले तो टीपी बढ़ेगा विद एन इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा और फिर डिक्लाइन करने लग जाएगा अपने मैक्सिमम पर आके, है ना। तो ये बोलते हैं, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलता है कि टीपी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। और डिमिनिशिंग रेट वो कौन सा रेट है, द रेट एट विच एमपी इज डिक्लाइनिंग। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सिंपल एज दैट। मैं काफी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि इट्स एमसीक्यू सेशन यार, है ना। चलो तो इसकी देखते हैं क्या यहाँ पर करेक्ट assumptions होंगी। लेबर एंड कैपिटल आर दी ओनली वेरिएबल इनपुट्स, नहीं। कैपिटल, हम अगर लेबर और कैपिटल को लेकर चलते हैं ना, तो वी जनरली कंसीडर इट एज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट, या फिर हम इसको लेकर चलते हैं फिक्स फैक्टर, ठीक है। तो ये वेरिएबल इनपुट नहीं होगा, इनमें से एक जनरली फिक्स फैक्टर रहता है, वो जो कि हो गया कैपिटल। ये नहीं होगा। द यूनिट्स ऑफ द लेबर एंड कैपिटल आर होमोजीनियस, यानी कि एक लेबर लगा रहे हैं फिर दूसरी लेबर लगा रहे हैं, तो ये जो यूनिट्स लगा रहे हैं ना, दे आर होमोजीनियस। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये हमारे पास सही होता है। आगे देखते हैं, द स्टेट एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट गिवन, इट इज गिवन एंड विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये हट जाएगा। इनपुट प्राइसेस आर गिवन, इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, बट एनटीए ने इसको आंसर दे रखा है, ठीक है। इनपुट प्राइसेस आर गिवन, सो बट मेरे अकॉर्डिंगली सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Input prices are given, maybe it's an assumption of isoquant। isoquant की assumption मुझे ज्यादा लग रही है as compared to production function, ये वाला। but still let, मेरे को तो सेकंड ही फील हो रहा है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। which of the following are true about the equilibrium of the industry in long run under perfect competition? long run का पूछ रहे हैं, in perfect competition पूछ रहे हैं। लॉन्ग रन इन परफेक्ट कंपटीशन, तो पहले ये समझो इक्विलिब्रियम में वो कब होता है। बेसिक सी जो हमारे पास कंडीशन रहती है वो क्या है कि एम सी इक्वल्स टू एम आर,
और MC कर्व विल कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ये बेसिक अजम्पशन कंडीशन रहती है हमारी। लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन क्या कमा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर तीनों चीज हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉसेस। उन्हें भी बोलेंगे कि भाई शॉर्ट रन के अंदर दे आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों सिचुएशन वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इज द सिचुएशन वेयर यू आर इन अ इक्विलिब्रियम। पढ़ते हैं, द लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी इन इक्विलिब्रियम, एब्सोल्युटली राइट। जो उसका सप्लाई और डिमांड कर्व है बेसिकली वो सेम होना चाहिए, तभी बोलेंगे ना इक्विलिब्रियम में है। सेम सप्लाई और सेम डिमांड है तभी तो इक्विलिब्रियम होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ए कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, बाकी दोनों को हटा दो। इसका मतलब बी भी हमारा सही हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन में दे रखा है, तो बी हमने आंखें बंद करके लगा दिया है। अब सी और डी में से देखना है कौन सा सही है। ई को तो हम टाटा बाय बाय कर देते हैं ऑलरेडी। सी और डी में से देखना है क्या सही है। देयर शुड बी टेंडेंसी फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री और फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म टू लीव इट। ये कब होगा, जब देयर इज नो इक्विलिब्रियम, या तो सिचुएशन ऊपर वाली होगी या सिचुएशन नीचे वाली होगी कि भाई बंदे छोड़ के जाए और ऊपर वाली में बंदे आ जाए, समझ रहे हो। तो ये तब होगी। इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में कोई नहीं चाहेगा कि मैं निकलूं और मैं आऊं, तो ये कोई नहीं चाहेगा। तो सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, डी इज द राइट ऑप्शन। देन थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करके यू कैन इजिली आंसर इट, बट इजी बनाने के लिए यू हैव टू, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, है ना। अभी हमने कंसेप्ट लगाया तभी आया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं आ जाएगा वो वाला भी एलिमिनेशन मेथड भी, उसके लिए भी हमने अपने को चाहिए रहता है कि अपने कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ वो वाला बैच ज्वाइन कर लेना। क्रिस्प एंड कंसाइज बैच है, जिसको सिर्फ 3 महीने या जिसको कम टाइम में मेहनत करनी ना, कम टाइम में करना है, तो उसके लिए वो बैच है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म वालों के बच्चों के लिए भी है, दिसंबर 2025 का टाइम देने के लिए भी है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए है और आपको जल्दी से सब कुछ करना है विदाउट एनी एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, और अच्छा पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, तो यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच। 999 में अभी करंटली अवेलेबल है, 10 अप्रैल तक अवेलेबल रहेगा आई गेस 999 में, तो यू कैन हैव दैट बैच, कॉन्टेक्ट मी। चलो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह के, तो ज्वाइन कर लेना। Which among the following are the key determinants for an equilibrium under monopolistic competition? Monopolistic competition क्या है, एक real world situation है where you combine the perfect competition की characteristic और monopoly की characteristic, ठीक है। हल्का सा monopolistic competition में प्राइस पर कंट्रोल रहता है because we are making a differentiated product differentiation is the best characteristic or key characteristic we can say of monopolistic competition। तो क्या रहता है यहाँ पे, एक नॉन प्राइस कंपटीशन भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्राइस आएगा, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंशिएटेड, तो बी और सी होने वाला है, बी और डी होने वाला है। बी और डी यहाँ पर है, बी और डी यहाँ पर है, इन दोनों को हटा दो। अब सी और ई में से देखना है, द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आउटले, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, एंड इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यू एडवर्टाइज अ लॉट। अब वहां पर पैसा लगाते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, ताकि आपने जो हाई प्राइस सेट करके रखा हुआ है ना, उस पे उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो, है ना। लोग इनइलास्टिक बने, लोग लेस सेंसिटिव बने, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस ऑल्सो, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट आप इसलिए भी करते हो। तो बी डी ई इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी नो डाउट दोनों इसकी वो भी है, करेक्टरिस्टिक है, पर डेटर्मिनेंट्स नहीं है इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम होने के। इट इज अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे जो मोबिलिटी रहती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो परफेक्ट मोबिलिटी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है परफेक्ट मोबिलिटी, बिकॉज इट्स अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। फैक्टर्स वहीं पे ही एम्प्लॉय होंगे जहां पर उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा। दिस इज इट, ये होता है मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, ये वो। तो जिस कंपनी में दम होगा उनके पास वो होंगे, कैपिटल होगी, लेबर होगी, स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, तो जहां पर अच्छा खासा मिल रहा होगा वहीं पर जाएंगे, है ना। तो इट इज नॉट अ डेटर्मिनेंट ऑल्सो, ठीक है। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट कस्टमर्स को। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? आप सभी को पता है क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, लेजिस फेयर वाली, ये सारी आपको पता ही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारा। मिक्स्ड इकोनॉमी इज प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, जो अपना इंडिया वाली इकोनॉमी है। तो नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दे आर आस्किंग। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट है। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर्स, यस, कैपिटलिस्ट है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज फिर वो बन जाएगा सोशल इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइस अडेप्शन
स्ट्रेटेजी, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू गाइज नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, जैसे जैसे टारगेट रिटर्न प्राइसिंग है, देखो आपसे यहाँ से पूछा है कि प्राइस अडेप्शन स्ट्रेटेजी क्या है, वेयर यू आर अडेप्टिंग द प्राइस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट अडेप्ट कर रहा है उस प्राइस को। यू आर चार्जिंग वट एवर यू आर चार्जिंग, बट पीपल आर अडेप्टिंग द प्राइस। तो वो सिनेरियो किस सेंस में है वो आपको फाइंड आउट करना है। इतना मैंने बता दिया, दो चार मैं इसको बता भी दूंगा कि क्या कुछ है। गोइंग रेट प्राइसिंग का ये मतलब है जो करंटली प्रिवेल कर रहा है ना मार्केट के अंदर प्राइस, उसको अपन ने ले लिया। टारगेट रिटर्न क्या है कि हमें एक वी आर एम्प्लॉइंग सम कैपिटल इनटू द कंपनी, इनटू द फर्म, उसके अकॉर्डिंगली एक टारगेट बना लिया कितना रिटर्न हमें जनरेट करना है, तो वो होता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे क्या होता है। ज्योग्राफिकल डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इज लोकेशन बेस्ड, डिफरेंशिएटेड इज काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेटरी, और ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट। सारी चीज मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। अभी ढूंढना, क्योंकि मैं आगे आंसर दिखाई दूंगा आपको कि क्या आंसर है इस चीज का, प्राइस अडेप्शन स्ट्रेटेजीज का। आंसर ढूंढो पोस्ट करके, आंसर आ गया तो वेल एंड गुड है, उसके बाद आंसर मैच करो। अब मैं आंसर मैच करने जा रहा हूं, देखो ये रहा आंसर ए सी डी, ए सी और डी इज द राइट ऑप्शन, दे आर द प्राइस अडेप्शन स्ट्रेटेजीज। चलिए, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30 रुपीज, एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम, अब प्राइस किसका आ गया, कॉफी का आ गया, और हमें दिख रहा है टी एंड कॉफी है, विच मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, तो सब्स्टिट्यूट गुड की बात चल रही है। ठीक है, प्राइस ऑफ कॉफी 25 से 35 चला जाता है। ओके ओके जी, ये लिख लिया हमने। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 5 kg टू 8 kg, क्वांटिटी डिमांडेड 5 kg से 8 kg पे चला जाता है, तो 5 से 8 चला गया, दिस इज इट। अब क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है टी की। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी सेम है, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। और ये पी और ये क्यू क्या है, ये पी जिसका है उसका लिखना है, यानी कि प्राइस ऑफ कॉफी, क्वांटिटी किसकी है, क्वांटिटी टी की है, तो टी का लिखना है बस यहाँ पे। ये है, बाहर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा कोई अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, एक चीज ध्यान में रख लो बस सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अपने कॉम्प्लीमेंट के केस में हमेशा नेगेटिव रहेगी, और नॉट रिलेटेड गुड्स के केस में हमेशा जीरो रहेगी। ये तो याद रख सकते हो। ठीक है, चलो करो। प्राइस कितना है, इनिशियल 25 है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 5 है, इनटू चेंज कितना है, क्वांटिटी में 3 है, चेंज इन प्राइस कितना है 10 है। तो इसे करेंगे, 1 पे गया, ये गया 5 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, ये 1.5, 1.5 इज द राइट ऑप्शन, वो भी पॉजिटिव का। दिस इज इट। ये सारे पी बाई क्यूज हैं, सितंबर वाले, दिसंबर वाले हमने कर लिए ऑलरेडी। चलो, एक क्वेश्चन ये आया था, काफी हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड तो नहीं था इतना, बट ये बिल्कुल इससे कोई करता नहीं है सच कि भाई सप्लाई भी पढ़ो अच्छे से ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए करते हैं, इसका मैंने आंसर पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि मुझे मेरे को याद रह जाए। एनीवेज चलो आ जाओ। देखो अब ध्यान से समझना, आपसे बोला है कि सप्लाई फंक्शन ना ये है, Q इक्वल्स टू -100 प्लस में 10p। ठीक है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15। तो चलो हमने क्या लिखना है, एक बारी के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये सप्लाई फंक्शन Q इक्वल्स टू -100 प्लस में 10p। p हमें गिवन है 15 है जी, तो p 15 है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को बस, 100 प्लस में 10 15, तो ये कितना आ गया 50 आ गया, यानी कि क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 50। एक बारी के लिए इसको पॉज करके रख दो साइड में। ठीक है, करना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, और यूजिंग पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड का एक छोटू सा फॉर्मूला रहता है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या है, अब ये वाला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड, जो हमने ये निकाल ली है। क्वांटिटी सप्लाइड ये डिनोमिनेटर का डन हो चुका है ऑलरेडी। अब हमें निकालना है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। इसको कैसे निकालोगे आप, इसको बस यहां पर आपने पुट करना है। ठीक है, यानी कि -100 है, यानी कि दी सप्लाई एट अ वेरी जीरो प्राइस पे। ठीक है, हेलो हेलो, मैं एक बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा, करता हूँ मैं कॉल। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो 100 आपके पास यहाँ पर है एट अ प्राइस, जहां पर प्राइस 0 है, तो वहां पर आपका ये 100 है, ऑटोनोमस भी बोल सकते हैं इसको 100। और यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास कितनी है 50 है, तो यहाँ पर आपको 50 ऐसे करके लिख देना है।
दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, ये आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बन गया। तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, यहाँ का 100, यहाँ का 50, कितना डिस्टेंस है एक्चुअल में, 150 है। तो 150 डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू 3। सो 3 इज द राइट ऑप्शन, दिस इज इट, दिस इज इट, ये है बस आपका, दिस इज पॉइंट मेथड। और ये आपका बस छोटा सा ये रहा, ये याद रख लेना, इसके रिपीट होने के चांसेस बनते हैं, सितंबर 2024 में आया है, ठीक है, तो रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। दिस इज डन बाय माई साइड। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच प्लीज कॉन्टैक्ट मी 8816873064। इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। और ये बैच कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि पेपर 2 का बैच, पेपर 2 कॉमर्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर यूजीसी नेट पेपर 2, ठीक है, यूजीसी नेट कॉमर्स, ठीक है जी। ये आप बाय कर सकते हो बैच, अभी करंटली चल रहा है 999 और ये 10th ऑफ अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ 999 का हो जाएगा। फिर इसके बाद ये होने वाला है 1500 रुपीज़ का। सो आई एम डेफिनेटली गोना से कि ये बैच बिल्कुल क्रिस्प एंड कंसाइज होगा, एज सच कोई आपको फालतू की चीज़ नहीं करवाऊंगा मैं, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें क्या पता मैं छुड़वाऊँ भी। तो यानी कि इसका यही मतलब है कि आपको ना कम समय में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो यू कैन हैव इट, एंड आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, है ना, अगले 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 अटेम्प्ट्स के लिए भी। प्लस में आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेंगे जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, सारे मेरे नोट्स हैं। प्लस वी विल हैव अ गूगल मीट सेशन जहां पर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी बच्चों का 6 अप्रैल को मॉक टेस्ट है गूगल मीट पे मेरे साथ। तो यस, यू कैन हैव इट, ठीक है। जो बच्चे नए देख रहे हैं, यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर बैच। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। इफ यू आर न्यू हेयर प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, आई नीड योर सपोर्ट। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना बेटर रहेगा। लेट्स बिल्ड अ वेरी गुड फैमिली and you can be a part of it also in future. Stay tuned for that. Thank you so much.